ओके। सो कल हमने रिफ्रैक्शन शुरू किया था, उसी को आगे कर लेते हैं। टेस्ट मंडे को रख लेंगे, बिकॉज़ आज आधे लोगों ने वैसे ही नहीं आना था, नहीं तो टेस्ट के नाम से। सो रिफ्रैक्शन में कल हमने पढ़ा था कि स्नेल्स लॉ दैट sin I by sin R इज़ इक्वल्स टू म्यू 2 बाय म्यू 1 और डेविएशन जो होगी रिफ्रैक्शन में। हमने इसको पढ़ा था दैट स्नेल्स लॉ वाज़ mu2 is the refractive index of second medium and mu1 is the refractive index of first medium. और हमने डेविएशन जो ली थी दैट वाज़ कि अगर लाइट मूव कर रही है रेयर से डेंसर, it bends towards the normal. Angle of incidence अगर I लेते हैं, angle of refraction is R. Then we can say that deviation is this angle I minus R. So rarer to denser हमने लिया था that light bends towards normal. And अगर denser से ज़्यादा है तो it bends away from normal. इसमें हम डेविएशन को लिखेंगे it's I minus R. इधर हम डेविएशन लिख देंगे it's R minus I. तो ये तो बेसिक्स है कि रिफ्रैक्शन में हो क्या रहा है। अब नॉर्मली हम लेते हैं कि देयर इज अनदर कांसेप्ट जो आपने 10th में भी पढ़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस हम लेते हैं। फर्स्ट, इट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू द अदर। रेयरर से डेंसर लाइट मूव करेगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू द अदर एंड वी से दैट इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगा। If you keep on increasing the angle of incidence, then for one particular angle, the angle of refraction becomes 90. तो उस पर्टिकुलर एंगल को हम कह देते हैं इट्स क्रिटिकल एंगल। तो बिकॉज अगर हम ले रहे हैं कि लाइट को लें, रिफ्रैक्शन में मैंने कुछ नहीं कराया, अभी बेसिक वही किया है जो हमने कल स्नेल्स लॉ पढ़ा था। स्नेल्स लॉ अपने 10th में पढ़ा है दैट sin I by sin R is equals to mu 2 by mu 1। इसीलिए थोड़ा सा बता दिया। इट्स नथिंग, मतलब कोई ऐसे डेरिवेशन नहीं किया अभी हमने रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन का फर्स्ट आर्टिकल ही यही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस, दैट लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब इसका कंसेप्ट क्या है? अगर मैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं ले रहा हूँ से नीचे डेंसर मीडियम है और रेयरर मीडियम है।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। मतलब हम ले रहे हैं फर्स्ट मीडियम डेंसर है एंड सेकेंड मीडियम एयर। एयर की जगह कोई और रेयर मीडियम भी ले सकते थे। ये नॉर्मल। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करूं, लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये इसका एक्चुअल पाथ है। इफ देयर इज नो बेंडिंग इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। बिकॉज इट्स मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये नॉर्मल है। द रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ray bends away from normal and it moves in this direction. So जो angle of refraction है, that is always more than angle of incidence. तो अगर हम, because Snell's law says that sin I by sin R is constant. So अगर हम I increase करते हैं, that means हमने numerator को increase किया. If you increase the angle of incidence, angle of refraction is also going to increase. तो I को increase किया, R also increases. एक particular angle आएगा, कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर एंगल ड्रॉ किया फॉर वन पर्टिकुलर एंगल, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90, इट्स नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, इस पर्टिकुलर वैल्यू तक तो आर इंक्रीज करता जाएगा। इफ यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्दर, द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। कि अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को आईसी से ज्यादा रखा, so if this angle is more than IC, instead of moving into the rarer medium, the ray gets reflected back. It suffers reflection instead of refraction. So this phenomena of reflecting back of the ray back into the denser medium, if angle of incidence is more than critical angle, is known as total internal reflection. So TIR को हम कह सकते हैं that कि total internal reflection में कि if you increase the angle of incidence, angle of refraction also increases. And if I becomes greater than for one particular value of I, for one particular value of I, जिसको हम critical angle बोलेंगे IC, angle R becomes 90. So angle of incidence for which angle of refraction is 90 is critical angle. If I is increased beyond IC, the ray gets reflected back. And this phenomena is total internal reflection. अब अगर मैं Snell's law लगाऊं, तो I can find this value. Because हम ले रहे हैं कि for I is equals to IC, R is equals to 90. फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया म्यू, सेकेंड मीडियम अगर हम एयर लेते हैं तो दैट्स 1। अगर एयर कंसिडर की कोई और मीडियम है तो यू कैन सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू।
Snell's law says sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is equals to refractive index of second medium upon first. This you have done in 10th also. अगर मैं values put करूं, I is equals to IC, R is equals to 90, is equals to, that means sine 90 is 1, or you can say IC is. This means critical angle depends on refractive index. Denser the medium. When we say denser, it means optically denser. Denser medium का मतलब है greater value of refractive index. IC will be small. And smaller the value of IC, larger is the probability of total internal reflection to take place. अब जैसे डायमंड है, डायमंड हैज लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लाइट एयर से डायमंड के अंदर एंटर करेगी बिकॉज डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज है. डायमंड के लिए म्यू की वैल्यू लार्ज है. म्यू की वैल्यू लार्ज है मींस डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल स्मॉल है. क्रिटिकल एंगल स्मॉल का यूज क्या होगा? बिकॉज इफ क्रिटिकल एंगल इज स्मॉल, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा एंगल हुआ तो लाइट विल नॉट बी एबल टू कम आउट, इट गेट्स ट्रैप्ड. डायमंड के अंदर तो जा सकती है because it's moving from rarer to denser. But when light tries to come out of the diamond, तो वो denser से rarer आ रही है, तो तभी बाहर आ सकती है अगर angle of incidence critical angle से कम होगा. तो because critical angle diamond के लिए small है, so we say most of the light gets trapped inside diamond. That's why it shines. कि उसकी शाइन का रीजन यही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा हमारे पास, उसका म्यू अगर ज्यादा होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट गेटिंग ट्रैप्ड इनसाइड इट इज मोर. तो लाइट ट्रैप हो जाएगी तो वो शाइन करना शुरू कर देगी बॉडी. सो दैट्स द रीजन व्हाई डायमंड शाइन्स. अब एक कंसेप्ट जो और, बिकॉज एक बैच ने कल फॉर्मूला पढ़ा था, दूसरे ने नहीं पढ़ा था, आई विल जस्ट टेल दैट. कल एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कॉचीज फॉर्मूला. इसका कोई प्रूफ नहीं करना हमने, बट दिस बेसिकली इज द रिलेशन बिटवीन refractive index and wavelength of light used. It states that means refractive index इस पे तो डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है, जैसे ग्लास है, वाटर है, कौन सा है. But it also depends upon wavelength which is used. सेम ग्लास लिया मैंने, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आएगा. मैं वॉयलेट लाइट यूज करूंगा तो कुछ और आएगा, ब्लू के लिए कुछ और आएगा, रेड के लिए कुछ और आएगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑल्सो. लैम्डा हम लेते हैं फॉर रेड, इट्स मैक्सिमम बिकॉज रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट बिकम्स मिनिमम. सो सेम मटेरियल भी है तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग क्रिटिकल एंगल आ सकता है, बिकॉज डिफरेंट वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंगली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा तो क्रिटिकल एंगल भी चेंज हो जाएगा. अब ये तो कंसेप्ट हो गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है. अगर हम इसके प्रैक्टिकल यूज की बात करें तो वन इज ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर हैज वेरिड यूजेस. टेलीकम्युनिकेशन में यूज होती है. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज. तो इसका कंसेप्ट क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर इज अ वेरी थिन, वी से इट्स अ थिन हेयर लाइक पाइप, बहुत पतली पाइप है, विच हैज टू पार्ट्स, कोर एंड क्लैडिंग. कोर मतलब उसका इंटरनल पार्ट, क्लैडिंग मतलब उसका कवर. कोर एंड क्लैडिंग. अगर मैंने ऑप्टिकल फाइबर ड्रॉ की तो ड्रॉ इन दिस फॉर्म लाइक
वैसे ये पूरी ऑप्टिकल पाइप है। ये जो बाहर वाला रीजन है, दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग। और जो अंदर वाला रीजन है, दिस इज कॉल्ड कोर। अब ऑप्टिकल फाइबर का कंसेप्ट क्या होता है? वैसे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्लैडिंग से ज्यादा है। कोर इज अ डेंसर मीडियम। रिलेटिव टू क्लैडिंग। तो जो लाइट एंटर करेगी पाइप में, लाइक यहां से हमने एक ऑप्टिकल सिग्नल सेंड किया, so it's moving from core to cladding. Optical signal is moving from core to cladding. So because अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ये डेंसर से देयर जा रहा था, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, दिस रे सफर्स रिफ्लेक्शन। अगेन यहाँ पे इट्स मूविंग फ्रॉम डेंसर टू देयर, सो आफ्टर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस we say light comes out from the other side. अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसके एक तो इट्स डिफरेंट फ्रॉम अ रिफ्लेक्शन व्हिच टेक्स प्लेस फ्रॉम मिरर्स और surfaces. Whenever light suffers reflection from a mirror, the intensity of light also gets reduced on reflection. Some light gets absorbed by the mirror. Total internal reflection में ऐसा कुछ नहीं है. There is no reflection. मिरर में ये भी हो सकता है कि लाइट सरफेस रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सेकेंड सरफेस पहले उसमें से ट्रांसमिट करके रिफ्रैक्ट हुई लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इट्स 100% रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सेकेंड थिंग इज ऑप्टिकल फाइबर्स में, बिकॉज it's 100% reflection. It's a faithful transmission of signal. Normally ऑप्टिकल फाइबर से पहले अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो वायर्स आर यूज्ड. कॉपर वायर्स, कोएक्सियल केबल्स. कॉपर वायर्स मतलब जैसे आपके लैंडलाइन फोन की वायर थी. कोएक्सियल केबल जैसे आपके केबल टीवी की वायर आती है कि सेंटर में देयर इज अ वायर, उसके ऊपर देयर इज अ मैश. तो डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स यूज हो रही थी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल. Whenever signal is transmitted through wires, तो फर्स्ट इट हैज टू बी चेंज्ड इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कि अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी साउंड को पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया जाएगा, देन इट्स ट्रैवल थ्रू द वायर्स एंड देन इट रीचेस द अदर एंड. नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर, देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी. लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. तो साउंड इंटेंसिटी चेंजेस. लार्ज डिस्टेंसेस के लिए इट बिकम्स वेरी वीक सिग्नल. ऑप्टिकल फाइबर्स में ऐसा नहीं है, बिकॉज देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द वायर्स. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमने यूज किया है, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रेजिस्टेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो इंटेंसिटी डज नॉट गेट्स रिड्यूस्ड. मोर ओवर, बिकॉज लाइट इज यूज्ड, so the amount of data which can be transferred through optical fibers is large. तो एक तो ये एप्लीकेशन होगी. लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी हम इसी को यूज कर सकते हैं. इफ यू वांट टू सी एन ऑब्जेक्ट से बॉडी के अंदर ऑप्टिकल फाइबर इंसर्ट कर देंगे, तो इसके एक एंड पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके दूसरे एंड पे इमेज बन जाएगी बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स को हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए. बाकी नॉर्मल अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूछे तो इसे रेनबोज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. फिर इस पे एक न्यूमेरिकल आता है विच इज वेरी कॉमन इन द एंट्रेंस एग्जाम्स, विच इज रेफर्ड एज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश. फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश का मतलब है कि अगर आप पानी के अंदर हो, लाइक फिश की हम बात कर रहे हैं, तो उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? वो बाहर किस रीजन में से देख सकती है, या आप फिश को किस रीजन में से देख सकते हो?
बिकॉज अगर आपने भी फिश को देखना है तो यू कैन ऑब्जर्व ओनली इफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द फिश रीचेज योर आईज. If light reflected by the fish is not able to reach your eyes, you will not be able to view it. तो पूरे रीजन में से नजर नहीं आती. अगर मैं पानी के नीचे फिश को लेता हूं और इस पूरे रीजन में पानी है, एंड फिश इज समवेयर ओवर हियर. जो फिश ने लाइट रिफ्लेक्ट की बिकॉज वो वाटर में है और आप एयर में हो, तो लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द फिश इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. Whenever light moves from denser to rarer, for light to refract, whenever light moves from denser to rarer, for light to refract, we say that the maximum angle of incidence should be critical angle, because if angle of incidence is more than critical angle, the ray will not suffer refraction, but it will suffer reflection. तो फिश ने भी जो लाइट रिफ्लेक्ट की उसका जो मैक्सिमम एंगल बन सकता है दैट विल बी आईसी. बिकॉज अगर इससे ज्यादा एंगल होगा तो we say that ray gets reflected back. तो ये जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है दिस इज आईसी, एंड फॉर दिस एंगल आर बिकम्स. आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इससे ज्यादा अगर बढ़ाओगे भी, लाइक आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, दिस रे विल सफर्स रिफ्लेक्शन, इट विल नॉट सफर रिफ्रैक्शन. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी. दिस मीन्स दैट कि फिश सिर्फ इस रीजन में से ही नजर आ सकती है, इस सर्कुलर पैच में से, बिकॉज इस साइड भी जो एंगल बनेगा दिस विल बी आईसी. तो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश का मतलब हमें एरिया बताना है कि सर्कुलर पैच का एरिया कितना है जिसमें से फिश नजर आ सकती है. अगर मैं फिश की डेप्थ लेता हूं, लेट इट बी एच, रेडियस आर. अगर ये एंगल आईसी है, दिस विल आल्सो बी आईसी, एंड वी कैन से tan आईसी इज इक्वल्स टू r upon h. That means r is equals to h tan ic. एरिया ऑफ फील्ड ऑफ व्यू अगर पूछेंगे because light comes out of a circular patch, so we say area of field of view of fishes we can say pi h square tan square ic. Now we also calculated that sin ic is 1 by mu. Means base is mu square minus 1 and tan ic is perpendicular over base. अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो एरिया ऑफ फील्ड ऑफ व्यू इज
पाई एच स्क्वायर ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1। सो इसको हम लेते हैं कि व्हाट्स द एरिया ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश। कॉमन न्यूमेरिकल अब बोर्ड में भी आता है, जेईई मेंस और नीट तक एडवांस का न्यूमेरिकल नहीं है। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश। तो आप ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हो कि पाई एच स्क्वायर ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1। इसमें देख, इफ यू हैव, आज वाले में देख लेना, नहीं कुछ समझ आएगा कल क्लास में पूछ लेना मेरे से। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का मतलब है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखते हैं तो इट अपीयर्स टू बी स्लाइटली रेज्ड अप। मतलब जैसे कॉइन आपने रखा से कंटेनर के अंदर, उसकी एक्चुअल डेप्थ ज्यादा होती है और जो रियल डेप्थ है वो कम होती है। बिकॉज व्हाट वी ऑब्जर्व इज नॉट द कॉइन बट द पोजीशन वेयर इमेज ऑफ कॉइन इज फॉर्म्ड। सिमिलरली हम रियल और एपरेंट डेप्थ भी निकाल सकते हैं जब हमने रियल एंड एपरेंट हाइट। रियल एंड एपरेंट डेप्थ का रिलेशन हम निकालते हैं व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। मतलब जैसे आप बाहर एयर में हो, कॉइन पानी में है, तो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, आप रेयर में हो, आप कॉइन को देख रहे हो, तो उसकी इमेज किधर बनेगी? जहां पे कॉइन एक्चुअली पड़ा है, दैट्स रेफर्ड एज रियल डेप्थ। और जहां पे हमें लग रहा है कि कॉइन पड़ा है, दैट्स कॉल्ड द एपरेंट डेप्थ। तो अगर मैं एक कंटेनर लेता हूं in which a coin is placed, से पानी है एंड इसके अंदर एक कॉइन पड़ा है, से समवेयर ओवर हियर। तो पानी के सरफेस से इसकी जो डेप्थ है, दैट इज कॉल्ड रियल डेप्थ। आप इसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द कॉइन, इट्स मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। जैसे इस केस में इट्स मूविंग फ्रॉम, because it's moving from denser to rarer, it bends away from normal. ये इसका नॉर्मल अगर ड्रॉ करूं मैं यहाँ पे, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ये इधर जाने की जगह थोड़ी सी बेंड हो गई और इसकी इमेज बनी यहाँ पे। सो जहां पे इमेज बनेगी, देयर इज एपरेंट डेप्थ। तो हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ में रिलेशन क्या होगा। जैसे एक्चुअल डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ इमेज is apparent depth and it's DA। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, सेकंड मीडियम का 1, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई,
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, तो ये भी आर। इसे यूजिंग स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इज 1/μ। इसके बाद हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे एंगल आई एंड आर आर स्मॉल, then sin I is equals to I is equals to tan I. Because if angle I and R are small, तो cos I 1 हो जाएगा। Cos I 1 हो जाएगा मतलब sin I and tan I will be equal. Similarly, sin R is equals to tan R. अब इस डायग्राम से अगर हम देखें, अगर हम डायग्राम से देखें तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ tan I? ये एंगल I, इसको अगर मैं ले लेता हूँ कुछ भी वैल्यू से, लेट इट बी x, तो ये भी x। tan I is x upon real depth. Tan I is, and similarly tan R is x upon apparent depth। तो अगर ये दोनों वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर दें, tan I by tan R implies, or you can say that apparent depth is real depth upon mu। So न्यूमेरिकल्स में यूज होगा रिलेशन, apparent depth is real depth upon mu। अगर शिफ्ट बतानी हो, शिफ्ट का मतलब है एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा था, इमेज इधर बनी, तो जो ऑब्जेक्ट और इमेज में डिस्टेंस होता है दैट्स रेफर्ड एज शिफ्ट। So we can say shift in the position is dr minus dA। That means dr minus dr into 1 minus 1 by mu। This is the shift in the position of image due to denser medium। तो जो apparent height है it's mu, because हमने पढ़ा है mu is always less than 1, because mu हम लेते थे it's velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का हम नॉर्मली 1 ले लेते हैं, बाकी सबका 1 से ज्यादा ही होता है। बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है, इसका मतलब एपरेंट डेप्थ जो है वो हमेशा रियल डेप्थ से कम ही आएगी। अब नॉर्मल इस तरह के न्यूमेरिकल इजी होते हैं सॉल्व करने, एडवांस में थोड़ी सी वो कई बार चेंजेस कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द डेप्थ सिंपली, वो कह देते हैं कि अगर सरफेस ऑफ वाटर भी मूव कर रहा है, मतलब फिश एक ऐसे टैंक में है या कॉइन एक ऐसे टैंक में पड़ा है जिसमें पानी भर रहा है, पानी भर रहा है तो पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो उसमें फिर आपको रिलेटिव टू सरफेस डिस्टेंस लेने हैं सारे। वो अभी ऐसे नहीं कराता, न्यूमेरिकल्स क्लास में कर देंगे वो वाले न्यूमेरिकल्स। बिकॉज अभी मैंने ऑब्जेक्ट भी कॉइन लिया एंड कॉइन रेस्ट पे है। वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज सम काइंड ऑफ वाटर एनिमल, लाइक से कोई फिश है या कोई भी इंसेक्ट है विच इज मूविंग अप इन वाटर, मूविंग डाउन इन वाटर, तो उस केस में वेलोसिटीज निकालनी होती हैं। वेलोसिटीज निकालने का मतलब है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस रिलेशन, बिकॉज हमें डिस्टेंसेस पता है रिलेटिव टू सरफेस, तो रिलेटिव टू सरफेस वेलोसिटीज निकालेंगे एंड फिर उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।
थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करना होगा, दे विल आल्सो से ऑब्जर्वर इज मूविंग, मतलब फिश पानी में ऊपर आ रही है, एक बर्ड है जैसे किंगफिशर बर्ड जो ऊपर से नीचे आ रहा है, और वाटर का लेवल भी मूव कर रहा है, मतलब तीनों कि ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, सरफेस भी मूव कर रहा है और फिश भी मूव कर रही है। तो उस केस में फिर इनकी वेलोसिटीज निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटीज निकालनी है, उस तरह के न्यूमेरिकल्स एडवांस में आ सकते हैं, मेंस और नीट में नहीं। कर्व्ड सरफेस भी दे सकते हैं एडवांस में, रादर देन एज ए फ्लैट सरफेस दे कैन गिव कर्व्ड सरफेस आल्सो। अब सिमिलरली कंसेप्ट हाइट का भी होता है, इसमें मैंने लिया था दैट ऑब्जर्वर इज इन एयर, ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम कॉइन। बट अगर हम ऑपोजिट लें से बर्ड को फिश देख रही है, बर्ड ऑब्जेक्ट है तो वो एयर में है और जो ऑब्जर्वर है वो पानी में है, तो उसमें जो रिलेशन बनेगा दैट इज रेफर्ड एज रियल एंड एपरेंट हाइट। रियल एंड एपरेंट हाइट का मतलब है कि हमारे पास ये डेंसर मीडियम, से ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ऐसे कैन बी अ बर्ड जो यहाँ पे है, इसको अगर फिश ने देखना है तो इसे लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द बर्ड, इट शुड रीच द फिश। दिस लाइट इज मूविंग फ्रॉम rarer to denser medium and it bends away from now towards normal. It bends towards normal means it bends in this direction. तो अगर फिश इधर है, उस तक जब लाइट पहुंची उसको इमेज जो है वो यहाँ पे नजर आएगी, मतलब बर्ड की हाइट थोड़ी ज्यादा नजर आएगी, डेप्थ कम हो जाती है। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो वी से एपरेंट डेप्थ इज लेस देन द रियल डेप्थ। अगर ऑपोजिट हो दैट ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर देयर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम, तो हाइट बढ़ जाती है। जहां पे एक्चुअल में बर्ड है उसकी जो वाटर सरफेस है हाइट है दैट इज कॉल्ड रियल हाइट, और जहां पे इमेज बन रही है दैट इज एपरेंट हाइट। और इन दोनों में जो रिलेशन बनेगा अगेन इट विल बी सेम कि एपरेंट हाइट इज, हमारे को स्कूल के सिलेबस में नॉर्मली सिर्फ रियल एंड एपरेंट डेप्थ दिया, बट इट्स नथिंग डिफरेंट, सेम वे में आप प्रूव कर सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये आई है, दिस इज आर, ये आर है तो ये भी आर होगा, एंड अगेन स्नेल्स लॉ लगा देंगे, साइन आई बाय साइन आर इज म्यू टू बाय म्यू वन। इस केस में फर्स्ट मीडियम एयर है तो फर्स्ट मीडियम म्यू वन इज वन, म्यू टू इज म्यू, एंड फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये पार्ट पढ़ के देख लेना बिकॉज न्यूमेरिकल्स हैं वो क्लास में करेंगे। बेसिकली मैंने जो कराया, एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगी जब लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। क्रिटिकल एंगल होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर where angle of refraction becomes 90। तो कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है तो इट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर रेयरर मीडियम एयर है तो फॉर्मूला हमने निकाला दैट साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1/μ। अगर रेयरर मीडियम का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 की जगह, अदरवाइज वैसे साइन आई सी इज 1/μ।
एप्लीकेशन तो ऑप्टिकल फाइबर्स है इसकी मेन, की ऑप्टिकल फाइबर्स कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पसेस और टेलीकम्युनिकेशन, दोनों जगह यूज हो रहे हैं। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, वो मतलब अच्छे से उसका फॉर्मूला याद रखना कि पाई एच स्क्वायर ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1। एंड उसके बाद दिस रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। सो ये पढ़ लो, फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, बिकॉज न्यूमेरिकल्स नहीं करते, नहीं तो समझ पता नहीं आएंगे या नहीं। बट ये वाला पार्ट पढ़ के देख लो। और जो 130 वाला बैच है, उनको अगर फ्रैक्शन लग रहा है कि नहीं पढ़ा, उसमें हमने कल कुछ किया नहीं था। 9th वाला या 10th वाला जो आपने पढ़ा था वो रिवाइज किया था कि रिफ्रैक्शन क्या होती है, इट्स बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी लाइट बेंड करेगी बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है, तो वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज हो जाते हैं, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस विद चेंज इन मीडियम, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज हो जाते हैं। और एयर में अगर किसी चीज की वेवलेंथ लैम्डा है तो मीडियम में हो जाती है लैम्डा बाय म्यू। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ says that sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is mu2 by mu1। और दूसरा लॉ दैट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन अगर भूल गया है तो इट्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर मेरे को जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो इसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। किसी भी मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उस मीडियम में वेलोसिटी अगर v है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय v, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये 2-3 चीजें की थी। एंड कल करते हैं इसके आगे, पढ़ के देख लेना इतना।